वहाँ पे भी गए थे आप, जो आदि योगी का सेंटर है, तो वो कैसी फीलिंग थी आपने वहाँ पे perform यार किया? बुलावा था यार, वो मस्त एक्सपीरियंस था यार। और मैंने ऐसे मत्था टेका, वहाँ से निकलने लगे तो जो वॉलंटियर थे मेरे साथ में वो कह रहे पैरा भाई बहुत लकी हो आप। मैंने कहा क्यों भाई? तो कह रहे कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि ऐसे 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 दर्शन और ऐसे आरती मिले कि किसी को ये फ्लावर आशीर्वाद में मिलते हुए मैंने पहली बार देखा है, किसी को आज तक नहीं देखा। द लेजेंड के साथ कोलैब कर रहे हो, हनी पाजी के साथ। वो मतलब एक मंदिर जाते हैं हरिद्वार में, तो उन्होंने मेरे से पूछा चलेगा, तो मैंने कहा बिल्कुल पाजी चलना है। तो वही था, बाबा का बुलावा था। वही है, कुछ लास्ट 5-6 मंथ से ऐसे ही है कि थोड़ा सा लो फेज चल रहा था। किसी को ट्रस्ट कर रहे हो और अगर आपका वो डिस्ट्रस्ट होता है, या फिर मतलब डिस्ट्रस्ट तो क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डिस्ट्रक्ट होता है अगर, तो दिक्कत होती है। किसी पे ट्रस्ट कर लिया था आपने? तो वही है कुछ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज हम बात करेंगे म्यूज़िक की और जर्नी की, पैराडॉक्स भाई की, और बहुत सारी बातें होंगी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो स्वागत करते हैं पैराडॉक्स भाई का। स्वागत है भाई। स्वागत है जी, स्वागत है आपका। भाई बहुत टाइम से आपका इंतजार चल रहा है यहाँ पे। आपका इंतज़ार पता है कब से चल रहा है भाई? एक बात बताता हूँ आपको। जब आप और स्क्वायर भाई बहुत ज़्यादा हाइप में थे हसल के बाद, हाँ, तो हम शायद तब मिले भी थे, आपको याद हो? हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी उन्हीं भाई से बात हुई थी कि भाई दोनों भाइयों को आना है। तो हमारे माइंड में ये था कि भाई नया हमारी उनसे बात हुई, नया सेट बनाएंगे और दोनों भाइयों से इंट्रोड्यूस करेंगे वो नया सेट, पर वो हो नहीं पाया। देखो आज वो सही टाइम आया भाई, चीज़ें अपने सही टाइम पे ही होती है। तो स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई। पर भाई काफी टाइम से गायब हो भाई, क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा बताओ। ज्यादा ही मौज मार रहे हो लग रहा है। नहीं, मौज मस्ती नहीं, बस काम चल रहा है, मेहनत चल रही है, खुद के ऊपर चल रही है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर चल रही है। बहुत कुछ काम करने के तरीके में चेंज आया है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आने वाली हैं। तो ये राइट टाइम था, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी लास्ट पॉडकास्ट करा था, शायद साल हो गया मेरे को भी करे हुए कोई पॉडकास्ट। हाँ, तो मेरे को ये था कि भाई लोगों के साथ ही करना है। नहीं भाई, लोगों के साथ ही करना है, इसलिए कहीं करा नहीं इधर उधर। मैंने कहा जब भी हमारे लिए भर के कंटेंट लेके आए हो, मतलब आ जाओ कि 1 साल की पूरी बात। 1 साल की पूरी, और आगे भी अभी जो महीना आने वाला है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, बहुत मज़ेदार। भाई ऐसा होता है जब आर्टिस्ट नया नया हाइप में होता है तो बहुत लोग उसको पकड़ते हैं, भाई आजा यहाँ इंटरव्यू दे, यहाँ पॉडकास्ट दे। तो हो सकता है इसीलिए आप ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए तो उस टाइम पे ड्यूरिंग हसल। नहीं, उस टाइम मैंने ज़्यादा पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ करे ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक बात ही नहीं है कोई करने के लिए, तो फिर मैं क्या ही एक ही बातें बार बार करते रहूँ। तो वही था, पहले मेरे को ऐसा था कि मैं पहले अपने ऊपर काम करूँ और थोड़ा सा लोगों को और अपनी ट्रेजेक्टरी दिखाऊं, थोड़ा सा और डिस्कोग्राफी अपनी दिखाऊं, थोड़ी चीज़ें करूं, तब जाके उसके बारे में बात करने में अच्छा लगता है। हाँ, ये वाली चीज़ है कि क्वेश्चन भी हो ना उनके पास पूछने को, भाई उस प्रोजेक्ट में आप क्वेश्चन तो हमेशा होते हैं भाई, मेरे पास आंसर तो हो कम से कम। ये बात भी सही है भाई। वैसे छोटी उम्र में आपने बढ़िया फोड़ा है, कैसी फीलिंग कैसी आती है? जैसे अभी आज का दिन है, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर आप पीछे देखो तो कैसी फीलिंग आती है? नहीं, बहुत काफ़ी टाइम्स में, मतलब वही है कि बहुत अलग अलग इमोशंस हैं, बहुत रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस हैं। कभी बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है कि मतलब ऐसे कभी आंखें भी भर आती हैं, और कभी बहुत खुशी होती है। सबसे ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ की ये सेटिस्फैक्शन है कि मतलब पेरेंट्स प्राउड हैं, वो खुश हैं, वो सपोर्ट करते हैं हमेशा, वो मतलब मेरे पीछे खड़े रहते हैं कि भाई कि ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। और मतलब हर चीज़ में, चाहे अप्स हों चाहे डाउन्स हों, तो हर चीज़ में उन्हें पता है कि उन्हें कैसे मेरे को संभाल के रखना है, कि कभी डाउन, कभी ऐसे चल रहा है, कभी मैं लो फील कर रहा हूँ, या फिर कभी सिर्फ बैठे हैं, या फिर मैं सैड हूँ या कुछ भी है, तो वो चीज़ समझाते हैं कि ये भी फेज़ है, ये भी जाएगा। कभी कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है, और जहाँ पे मौका हो सकता है, क्योंकि मेरी एज देखो छोटी है, अब चाहे लोग कितना कह लें कि मैं मैच्योर हूँ, ये है वो ऐसे है, अब उम्र से तो देखो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है ना। तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं बैड इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ सकता हूँ, ठीक है, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन सारी चीज़ों पे वो संभाल के रखते हैं कि ठीक है, मतलब कुछ बढ़िया कर दिया तो उस पे हाँ ठीक है, कोई नहीं, ग्राउंडेड रखते हैं। मतलब कि ठीक है, उड़ मत ज़्यादा, थोड़ा भाई घर वाले ना ऐसी ट्रीट करते हैं, उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। ये तो अपना ही लड़का और है। अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होते हैं वो। नहीं वो मतलब आई फील लकी भाई, टचवुड की, मतलब ना मेरे पेरेंट्स एक्सप्रेसिव हैं, पहले नहीं थे,
बाय टाइम वो भी चेंज हुए हैं, मैं भी चेंज हुआ हूँ, बट जब तक पेरेंट्स अपने आप को इतना ओपन नहीं रखते ना कि बच्चे के हिसाब से हमें चेंज होना है, तब तक बच्चा भी खुल के काफ़ी अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं कर पाता। तो वही है, आई एम वेरी ग्रेटफुल भाई कि पर मतलब ये चीज होती है ना, तो भाई बंदा रहता है कि एक डाउन टू अर्थ, एक बार वो फीलिंग रहती है कि भाई जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ठीक है ज्यादा मत उड़, तो वो अपने अपने में सही रहता है, ज्यादा हवा में नहीं आता, घमंड नहीं आता कोई कि भाई खुद कर लिया। अब तो आपने वैसे भी अंकल को मेन चाबी दे दी है अपनी, तो उस पे भी थोड़ी बात करते हैं ब्रो। क्या क्या चल रहा था लाइफ में? अभी 2-3 महीने का फेज आप कह रहे हो थोड़ा सैड गया है, क्या हाँ हुआ? मतलब वही है, कुछ लास्ट 5-6 मंथ से ऐसे ही है कि थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूँ, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा या डिप्रेस भी नहीं कहूँगा, बट ऑन द लाइंस ऑफ डिप्रेस कह सकते हैं कि थोड़ा सा चल रहा था, थोड़ा सा लो फेज चल रहा था कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा इधर उधर जाने का मन नहीं था, लोगों से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता था। और क्यों हुआ ऐसा? मतलब वही कुछ, मतलब एक ये जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट है उन लोगों के लिए भी एक तरीके से लर्निंग कह लो, मेरे लिए भी लर्निंग थी और अभी भी चली रही है ये वाली चीज़ कि ठीक है, आप नई नई जगहों से आप एसोसिएट होते हो, आप चीज़ें करते हो, और काफ़ी बार आप ही के खुद के क्लोज़ लोग होते हैं जो आपके साथ काम वाम करने लगते हैं। तो बस उन सारी चीज़ों में ये ध्यान रखना है कि जब आप काम कर रहे हो तो प्रोफेशनल तरीके से आप वो सारी चीज़ें सॉर्टेड रखो कि आप गेट योर पेपर्स डन, और बाकी सारी चीज़ों में मतलब हर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चलो। पहले से ही आप प्रोज भी और कॉन्स भी सारे आप सोच के चलो कि भाई ये भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी मतलब हम ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ ऐसी है कि अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स के अलावा आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर और सकते। मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, कुछ पैसे को लेके दिक्कत हुई, फाइनेंशियली किसी ने कुछ करा? यार देखो, पता है फाइनेंशियली ना तो कर ले, मैं तो ये तो कहता हूँ कि मतलब मैं इस चीज़ को अच्छे वे में ही लेके जाऊँगा कि मतलब बाबा ने मेरे को इतना लायक समझा कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है ना, या मेरी वजह से किसी का वो है। ये सारी चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक है। मेन फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, कि आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो और अगर आपका वो डिस्ट्रस्ट होता है, या फिर मतलब डिस्ट्रस्ट तो क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डिस्ट्रक्ट होता है अगर, हाँ, तो दिक्कत होती है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर काफ़ी, अब जैसे क्या था, मैंने क्या कर लिया था कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से कि बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस और बाहर की एजेंसीज़ वगैरह के साथ काम करने की वजह से मैं अपने ऊपर फोकस करना भूल गया था। मैं बाकी जगहों पे ज़्यादा दिमाग लगाने लग गया था। मेरा मेन फोकस होना चाहिए मेरी आर्ट, है ना, मेरा म्यूज़िक, वही मैं पुट आउट नहीं कर रहा था, है ना, क्योंकि वो ऐसा था। वो तो चलो मैं अपनी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि मेरे अराउंड भी एक बबल बन गया था कि नहीं भाई, चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती, आपको शोज़ करने हैं, आपको ये चीज़ें करनी है, आपको डील्स करनी है, ताकि अगले का फ़ायदा होए ज़्यादा। तो ये आपको जो गाइडेंस दे रहा था, ये कौन दे रहा था? ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स दे रहे थे, या ये कुछ ऐसे लोग थे जो बस अपने फायदे के लिए ही कि जो नहीं आ नहीं, रहा है वो आई विश भाई मैंने उन लोगों से गाइडेंस ली होती, जो कि मैं अब कर रहा हूँ। अब मैं मतलब फाइनली आई एम बैक ऑन ट्रैक, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आगे और हो रही हैं। पहले आपको लगा था कि मैं संभाल लूंगा, मेरे को ज्यादा पता है? नहीं, ज़्यादा पता है खुद को लिए नहीं था, पर जिसके लिए था वो वाली चीज़ थोड़ी सी सही नहीं हुई मेरे साथ। बट ठीक है, जो भी है, मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरे को एक लर्निंग मिली, अच्छी लर्निंग मिली। अब मेरे को समझ आता है कि अब मेरे को अपनी टीम, अब मतलब अब सारा जितना भी बिजनेस है, वो सारा खुद ही टीम क्रिएट करी हुई है मेरे। मतलब आई हैव माई लीगल सॉर्टेड, फाइनेंस सॉर्टेड, बाकी जैसे आपको मैंने बताया कि सुपरवाइज पापा ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये सुनकर तो मजा आ गया भाई, सबसे बढ़िया चीज है। यहाँ से धोखा होना थोड़ा सोच भी नहीं सकते कि होगा भी। नहीं भाई, मतलब बरकत ही है फिर आपकी ना, वो आपके काम की बढ़ोतरी के साथ साथ आपके साथ एक ब्लेसिंग्स भी है, एक ब्लेसिंग है वो, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है भाई वैसे बहुत कम होते हैं घर वाले इन्वॉल्व मतलब काम में। वही भाई, मतलब ऐसे ही है कि बाय टाइम ना मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं अपने पेरेंट्स में। कि एक टाइम ऐसा था कि मतलब मैं ना टेबल टेनिस खेलता था पहले, तो मैंने नेशनल्स खेले हुए हैं टेबल टेनिस में, तो 6 साल कॉन्जिक्यूटिवली खेले हुए हैं। तो एक सेशन में मेरी मतलब ऑल इंडिया रैंक भी थी, तो अच्छी खासी। तो उस टाइम पे मेरे को याद है कि 10th के बोर्ड्स के चक्कर में मैंने वो टेबल टेनिस छोड़ा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करूँ। वो गलत नहीं थे, ऑब्वियसली कोई भी करेगा भाई, है ना। तो और आज ऐसा टाइम है कि आज मेरी जो भी एकेडमिक्स वाली चीज़ों में चल रही है,
तो पापा वो टेक केयर कर रहे हैं और पापा सामने से बताते हैं अब तेरा ये होने वाला है, अब तेरा ऐसे होने वाला है। वो कहते हैं तू टेंशन मत कर, मैं देख रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, देख रहा हूँ। तो बाय टाइम ना अब वो क्या होता है ना, वो अब काफ़ी सारे लोग होते हैं कि भाई यार आपके तो पेरेंट्स इतने अच्छे हैं यार, आप कितने लकी हो, ये वो। ऐसा नहीं होता भाई, पहले मेरे भी वैसे ही थे, ठीक है। वो क्या होता है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं ना, आप उनकी भी उनके शूज़ में अगर आप पैर रख के देखो तो आपको समझ आएगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि वो अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहते हैं, है ना, सेफ गार्ड करना चाहते हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ नहीं चाहते कि यार इधर उधर भटके कहीं। हाँ, तो वही वाली चीज़ें उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। फिर उसके बाद जब मैंने उनको रिजल्ट्स दिखाए, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को रिजल्ट्स दिखाने होते हैं। कोई भी पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही, क्योंकि पेरेंट्स सोचता है यार ये क्या कहाँ जा रहा है, ये कौन सी चीज़ में जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनका बैकग्राउंड ही नहीं है ना। मेरे फैमिली में कोई था ही नहीं म्यूजिक में। तो उन्होंने डांटा था स्टार्टिंग में कि भाई क्या लाइन पकड़ रहा है? बट वही था, उनको डर था, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी कि ऐसी फील्ड है, ये है, वो है, क्या करेगा, कैसे होएगा। बट मैं अपने आप चुपचाप, उनसे मैंने कुछ मटेरियलिस्टिक वे में कुछ हेल्प नहीं मांगी, मैंने उनसे कभी कोई पैसे नहीं लिए इस चीज़ के लिए। बट अपनी मेहनत करता रहा, अपने दम पे उन्हें रिजल्ट्स दिखाए कि देखो ये है, वो है। मेरे को याद है एक बार, मतलब मैं 16 साल का था और ऐसे फ़ोन पे रिकॉर्ड करके मैं गाने डाला करता था। तो एक बार मेरी रफ्तार भी ऐसे वीडियो कॉल हुई थी तो मेरे किसी फ्रेंड ने ही कराई थी। तो मैं ना पूरा एकदम पागल हो गया था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, मैं पूरा पागल हो गया था कि ओ भाई साहब ऐसे करके। तो ऊपर से पापा मम्मी आए, क्या हो गया, इतना तेज़ चिल्ला रहा है। तो मैंने उन्हें रोका वोका, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे रफ्तार भैया ने वीडियो कॉल करी थी, ये वो करके। तो वो टाइम ऐसे था भाई कि मतलब पेरेंट्स वर लाइक कि चलो जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं, उससे लौंडे की बात हो रही है। हाँ, तो कुछ अप्रिसिएशन था रफ्तार भाई की साइड से? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उन्होंने काम देखकर मतलब रफ्तार भाई ने भी आपसे कुछ बोला? तो मतलब वही है कि उस टाइम पे ऐसा था ना कि भाई मेरे लिए तो वो बहुत ही ऐसे वाली चीज़ रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैंने आइडियलाइज करा है इन लोगों को ना, बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करा है। तो चाहे अभी कितनी बातचीत हो जाए, अभी जैसे बातचीत काफ़ी होती है, बट स्टिल एक ना वो फीलिंग अभी भी वैसी ही है कि यार वो कि फैन बॉय वाली। हाँ, वो फैन बॉय अंदर का उनके जिंदा साथ ही है। बात हो रही है। हाँ, वो वाली चीज़ है। भाई जैसे अभी आपने बीच में कहा कि यार पैसा ना मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मुझे इतना मैटर नहीं करता, मुझे मेंटल स्टेट मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बट मैं जानना चाहता हूँ, अगर मान लो अगर पैराडॉक्स 6 साल पहले जाएगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, उस टाइम पैसे की अहमियत अलग थी। नाउ व्हेन यू हैव मेड इट नाउ, अभी एक अलग हो गया है। तो अभी आप पैसे को कैसे देखते हो? लिटरली मतलब जेन्युइनली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या देते हो, पैसा बहुत मैटर करता है, अभी कहीं ना कहीं माइंड में चलता है, ये क्या स्टेट है? देखो मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये चीज़ तो आप एग्री करते हो, राइट? अब मैं अपना बताता हूँ, सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। हमेशा से ऐसे रहा है कि अब हसल से पहले ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, घर की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग इन माय फैमिली वाज माय फादर, ठीक है। अभी पापा को बढ़िया आराम कर रखा है, पापा सुपरवाइज कर रहे हैं मालिक बन के ऊपर, बढ़िया। पर पहले बढ़िया पापा ने बहुत लग के मेहनत करी है। पापा मतलब हम पापा से पहले वाली जो हमारी फैमिली थी वो लोअर क्लास थी, तो लोअर क्लास से पापा मिडिल क्लास पे लेके आए। फिर उसके बाद मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं वो चीज़ आगे लेके जाऊँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो उस टाइम पे हसल से पहले उनकी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो गई थी। तो हेल्थ ख़राब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे कुछ लोन वोन थे हमारे ऊपर और कोई ये वाली चीज़ थी। तो अब पापा सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं हमेशा से, तो वो बेड रेस्ट पे गए। तो बेड रेस्ट पे जाने के बाद से इनकम ज़ीरो हुई, फिर वो लोन वाला थोड़ा सा प्रेशर था। तो फिर मेरे को ये हुआ, मतलब मैं 16 साल का था भाई उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब ऐसे ये मान लो कि फ़ोन पे रिकॉर्ड करना मैंने चालू करा था, रैप वैप ये सारी चीज़ें। फिर आई वेंट आउट भाई कि यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कि मतलब वही है कि वो सिचुएशन देख के घर की रियलाइज हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, एक पॉइंट आता है हर किसी की लाइफ में जब वो थोड़ा वोक होता है। तो बाबा ने मेरी ज़िंदगी में वो थोड़ा पहले ही लिया है वो वाला पॉइंट। तो वही वाली चीज़ हुई कि फिर मेरे को उस टाइम पे ये मेरा मोटिव था। मैं ना, मेरे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म में लेके चलता हूँ, बट मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा से मैं उस पर स्पष्ट रहता हूँ कि यार ये करना ही करना है। तो उस टाइम मैं ये सोच के निकला था घर से कि यार मेरे को कैसे ना कैसे करके बस ये लोन निपटाना है, पापा की ट्रीटमेंट होएगी, फिर पापा संभाल लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम भी अहमियत थी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो वो हसल से पहले ही मैंने जैसे तैसे म्यूज़िक वगैरह करके, थोड़ा घोस्ट करके, थोड़ा सा बना के गाने वाने करके, मैंने जैसे तैसे मैं निकला था जॉब करने के लिए कि कोई सैलरी वाली जॉब मिल जाए। बट डेस्टिनी ऐसी बनी
कि म्यूजिक से ही वो वाली चीज़ मेरी कवर अप हो गई। मैंने लोन हसल चुका दिया हाँ, आपने? हसल से क्या पहले बात मैंने है लोन भाई, चुका दिया वाह। था। मैं 16-17 साल का था भाई उस टाइम पे। और फिर उसके बाद हसल हुआ। तो जब मैं हसल पे गया था तो पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी। मेरा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, मेरे पास वीडियो आती है। मेरे गली में वो क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग हो रही थी मेरे पहले वो तूने एपिसोड की। इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। हाँ, स्क्रीनिंग हो रही थी मेरे मतलब एपिसोड की। और मैंने जब पापा को देखा था लास्ट, तो पापा थोड़े से बीमार थे। पापा की वो चल रही थी, मेडिकल सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि पापा किसी के कंधे पे चढ़ के नाच रहे थे भाई। अरे वाह। तो मतलब वो वाली मेरे लिए वो वाली चीज़ ऐसी है कि वो कहते हैं ना वो किक मिलना, तो उस चीज़ से किक मिली कि यार ये कुछ करा है, ये वाली चीज़ है। तो ऐसे करके मेरे छोटे छोटे गोल्स रहे हैं। तो अभी मतलब मेरा मेन गोल है, अभी चल रहा है उस पर भी काम। तो वही है, मैं लोग कहते हैं कि अपने विशेस बतानी नहीं चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम मुंह से निकालते हैं, जब हम पुट आउट करते हैं, तो यूनिवर्स में जाती है वो बात और पूरी होती है। मैनिफेस्टेशन कह लो एक तरीके से। तो वही है, अभी चल रहा है, एक घर देना है मेरे को मम्मी पापा को, बहुत बढ़िया सा, अच्छा खासा। तो अभी फ़िलहाल मेरे को बस इतना पैसा कमाना है कि मैंने जो घर सोचा हुआ है वो मैं उनको दे दूँ। फिर उसके बाद से मेरा पैसे को लेके ये हो जाएगा कि अपना चलता रहे, जीवन चलता रहे अपना बढ़िया। और वही है कि मेरे शौक नहीं है एक्चुअली ज़्यादा, ना मेरे को गाड़ियों का शौक है, ना मेरे को किसी चीज़ का शौक है। मिनी कूपर। मिनी कूपर ली थी। भाई अगर तुम मिनी कूपर को महंगी गाड़ी नहीं कहोगे तो वो तो गलत कहोगे। गाड़ियों का शौक नहीं। हाँ, नहीं पर वही है ना, उस पे लेके मैं सेटल हो गया ना। अब लोग क्या करते, लोग चेंज करते रहते हैं सारी चीज़ें। अब उसका भी टाइम आ गया वैसे। अब ज़रूरत के हिसाब से मेरे को करनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ। तो वहाँ पे वो ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं है, तो मैं कूपर लेके गया नहीं हूँ। कूपर दिल्ली में ही खड़ी है मेरी। वहाँ के लिए ऊँची उरस आएगी। आनी भी चाहिए भाई, आनी क्यों नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो वही है, मतलब कूपर का ऐसा सीन था कि मेरे को याद है कि जब हम गए थे, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, 2nd-3rd क्लास में ना, मेरा एक दोस्त था। तो वो 5 रुपए की कॉपी नहीं आती थी पहले। हाँ, तो 5 रुपए की कॉपी वो क्या करता था, न्यूज़पेपर से फाड़ के, स्टिकर विकर फाड़ के, प्रिंट आउट निकाल के उसने पूरी कॉपी बनाई थी, जिसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो हमने पहली बार उस पर ही देखी थी फोटो पे, ठीक है। और उन सब में से ना सबसे बढ़िया गाड़ी लगती थी मिनी कूपर। क्योंकि हम छोटे छोटे हुआ करते थे कि भाई इसके तो नाम में ही मिनी है। ये मैं चला पाऊंगा, ये छोटी है थोड़ी, ये चल हाँ, जाएगी। कि ये अपने साथ जा रही है, ये शूट कर रही है। तो एक मेरे को वो मेमोरी याद है बस मिनी कूपर की। उसके अलावा मेरा मिनी कूपर का भी ऐसे, मैं सच बताऊं, मेरा नहीं था मन, मेरा शौक ही नहीं था कि मतलब मेरे को कोई ऐसी गाड़ी लेनी है। मैंने सोच के नहीं गया था। हम गए शोरूम पे जब देखा कि ऐसे करके, तो डिसाइड हुआ क्या गाड़ी लेनी चाहिए। थोड़ा सलाह मशवरा करा, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट करा। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि यार मिनी कूपर ही सूट करेगी, ठीक है, कि मतलब ठीक है अभी छोटा भी हूँ और मतलब क्यूट लगेगी, बढ़िया ये वाली चीज़ है। लोग पैराडॉक्स भी बोलते हैं, तो वो थोड़ी पर्सनैलिटी के साथ जाएगी। तो वो जो मिनी कूपर मेरे पास है, वो मैंने मतलब ये मान लो पहली कन्वर्टेबल मिनी कूपर अपनी आंखों से देखी थी जीवन की। पहली बार किसी कन्वर्टेबल गाड़ी में मैं बैठा था और वही ले ली थी फिर वो। हाँ, वो उसी टाइम एंड टू एंड वही ले ली थी। मिनी कूपर का ऐसा सीन हुआ था। बढ़िया बात यह अपने लिए भी ली, अंकल के लिए भी ली। पापा को भी, फिर पापा को बर्थडे पे गिफ्ट करी। मैं बहुत शुरू से सुनता था, पापा कहते थे स्कॉर्पियो पसंद है पापा को बहुत, ये वो। फिर उसके बाद पापा का बर्थडे आ रहा था, मैंने स्कॉर्पियो प्लान कर ली। फिर उसके बाद मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने पापा से बात करी। मैंने कहा पापा कि ऐसे करके कि गाड़ी कौन सी सही लग रही है आजकल, मतलब कौन सी सही चल रही है, ठीक है, करेंगे अपन, प्लान करेंगे कभी, क्योंकि अब तो करनी है, लेनी है एक तो क्या सही है। तो पापा के मुंह से मैंने पहली बार स्कॉर्पियो के अलावा किसी गाड़ी का नाम सुना, ठीक है, कि यार अभी तो स्कॉर्पियो से भी बढ़िया वही आ रही है, XUV आ रही है 700, ऐसे करके। उन्होंने किसी फ्रेंड की देखी होगी, बैठे होंगे, तो कि भाई बढ़िया है, फैमिली के लिए सही है वो, भाई बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। पापा का जब मन करता है पापा निकल जाते हैं, हरिद्वार निकल जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, बहुत मस्त गाड़ी है वो। तो फिर बस ऐसे ही हुआ, फिर फटाफट वो स्कॉर्पियो वाला सारा कैंसिल करवाना पड़ा मेरे को। फिर पैसे आप रखो, गाड़ी दूसरी दे दो। हाँ, कि वो सब कैंसिल करवा के फिर फाइनली XUV डन करके भैया वो करी। कुछ इमोशनल सा कुछ हुआ जब दी उनको चाबी हाथ में आई? नहीं, बहुत ऐसे लगा कि मेरे को पापा ने साइकिल गिफ्ट करी थी, तो मैं इतना खुश हुआ था ना भाई, इतना खुश हुआ था। मैंने कूपर लेने के बाद इतनी नहीं चलाई होगी खुशी में जितनी मैंने वो साइकिल घुमाई थी ना। मैं दूध लेने भी जाता था, मैं साइकिल से जाता था, 2 गली दूर था,
पर मैं साइकिल से जाता था कि वो गियर वाली साइकिल दिलाई थी पापा ने, और मैं बहुत खुश हुआ था भाई। तो फिर जब ऐसे मेरी बारी आई और जब ऐसे हुआ ना, और पापा की आंखों में वो प्राउड दिखा कि यार मेरे लड़के ने कुछ करा है ऐसे करके, तो वो चीज़ ऐसे हुई कि सही है, बढ़िया है। भाई ये मोमेंट होने चाहिए जिंदगी में, कुछ लगता है कि कुछ अचीव किया बस भाई। यही मोमेंट्स हैं भाई, और कुछ नहीं है। पता है, आप कितना मर्जी कुछ पार्टी कर लो, खुशी मना लो, कितना कुछ बढ़िया अचीव कर लो, कैसे कर लो, वो सब बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी। उसका कोई अंत भी नहीं है भाई, उसको कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती। आज ये कर लिया, कल इससे बड़ा कर लेंगे, उससे बड़ा, लेकिन एक बार पेरेंट्स के चेहरे पे वो दिख जाता है ना, तो वो लगता है कि हाँ यार। पेरेंट्स हो चाहे आपके क्लोज वंस हो, वो ना वो प्योर वो वाइब वैसी है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसकी फिलॉसफीज नहीं है उस वाइब के बारे में। वो पर्टिकुलरली जो वाइब होती है ना, वो जब हम आंखों में किसी के प्राउड देखते हैं अपने लिए, अपने किसी अपने की आंखों में, तो वो है असली कमाई भाई। सही बात है, बिल्कुल। भाई अब थोड़ी बात करते हैं हसल की। हम सब ने आपको हसल पे ही देखा, तो थोड़ा बताओ यार, जो इतना भयंकर काम था आपका, एक के बाद एक गाने फट रहे हैं, तो वो कितने साल की मेहनत थी? वो क्या आप इंस्टेंटली बना रहे थे वहाँ पर, या पहले से बना कर रखे थे? यार मेरे पास जो मेरा बैंक था एक्चुअली, जो मैंने जितने भी गाने करे वो मोस्टली मेरे रेडी थे पहले से, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि मैं गाने बना लेता था, बट मैं फ़ोन से पुट आउट तो कर रहा था, बट मेरे को ऐसा लगता था नहीं यार ये थोड़ी सी क्वालिटी डिज़र्व करते हैं, मतलब ये अच्छी ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, जो कि मतलब अपने आर्ट पे भरोसा था मेरे को। तो फिर मैं रुका रहता था, जैसे जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, जो साल भर से मैंने कुछ नहीं निकाला है, तो मेरे को पता है कि मैं निकालूंगा तो मेरे को उसको पर्टिकुलरली जो वो गाना डिज़र्व कर रहा है, मेरे को वही ही देना पड़ेगा उसे, नहीं तो फिर वो उसके साथ जस्टिस नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। मतलब कि ठीक है, आप मेरा सबका सब्जेक्टिव है, सबका मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं आर्ट बना रहा हूँ ना, मैं अगर कोई गाना बना रहा हूँ तो मैं फिर उसको एज होल पैकेज देखता हूँ, वीडियो के साथ कि वीडियो हो, ठीक है, आप किस तरीके से लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लोगों को कैसे बता रहे हो कि आपका ये गाना आने वाला है, आप उसका नाम क्या रख रहे हो, उस गाने का मतलब क्या है, उस गाने से पीछे वाले गाने से क्या कनेक्शन है, आगे वाले गाने से क्या कनेक्शन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे क्या कनेक्शन है, मौसम से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें ना, मैं सब कुछ मेरे लिए यही आर्ट है, कि मेरे लिए सिर्फ गाना बनाना आर्ट नहीं है, मेरे लिए ये भी आर्ट है कि मैं ये सारी चीज़ें भी देखता हूँ, ठीक है। उस वजह से हो सकता है कि अभी काफ़ी सारा कुछ डिले भी रहा, जो कि मैं अब बिल्कुल ये वाली चीज़ कंपनसेट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑडियंस को कंपनसेट करूँगा, उन्हें कुछ मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ डालने वाले हैं। बट मेरे पास थे रेडी, जैसे हसल का आप पूछ रहे थे, तो हसल से पहले मेरे पास रेडी थे बहुत सारे गाने, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ गाने मैंने वहीं बनाए हैं, जैसे कि बीटी हो गई जो ट्रैक था मेरा, वो मैंने हसल के लिए ही प्रिपेयर करा था। बबम बम मैंने एक रात पहले लिखा था, शूट जिस दिन वो शूट हुआ है, एक रात हाँ, पहले? वो एक रात। तो भाई वो बीट बनाना और वो प्रोसेस में टाइम नहीं लगा? मतलब जो शो के मेकर्स थे वही ही चल रहा था। एक्चुअली क्या था कि हर हफ्ते शूट होता था, ठीक है, एक महीना पहले हम सबको उन्होंने बुला लिया था, जितने भी हम सारे लोग थे उन्होंने बुला लिया था वर्कशॉप के लिए, ताकि हमें समझ आए, हमें अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्योंकि कोई भी उस बैकग्राउंड से नहीं था, टीवी बैकग्राउंड से नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। और मतलब इक्का दुक्का होंगे उन्होंने करे होंगे, शायद मेरे को नहीं ध्यान है, बट मोस्टली जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, पैंथर भाई हो गए, मैं हो गया, है ना, ग्रैव भाई हो गए, स्क्वायर भाई हो गए, हम सब ने भाई बस हम सब वैसे ही हसल कर रहे थे अपनी रियल लाइफ में। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि शूट कैसे होता है, गाना कैसे प्रिपेयर होएगा, हम लाइव कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, हमें कैमराज कैसे फेस करने हैं, हमें बाइट्स वगैरह कैसी देनी होंगी, बहुत छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, उन सारी चीज़ों के लिए एक महीना हमने अंडरस्टैंडिंग ली, हम थोड़ा सा तैयार हुए। तो इस वजह से हमारा ना आपस का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि हम एक महीना कोई कंपटीशन ही नहीं हो रहा है, सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं और सबको हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे कर, ये ऐसे कर, वैसे कर। तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि वहां पे चाहते हुए भी कोई हमारी कंट्रोवर्सी नहीं करवा पाया, कि उस शो पे, वो एक लौता शो है जो मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि मतलब जो पब्लिकली इस चीज़ पे नहीं चला कि भाई कोई मसाला है या कुछ ही है, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्योरिटी थी ना, प्योर टैलेंट पे भाई, प्योर भाई टैलेंट। उस शो के गाने इतने हिट हुए थे सारे, छोरे एनसीआर वाले और स्क्वायर भाई का रोम रोम भी, वो तो क्रेजी ऑर्गेनिकली गया सारा पूरा शो। हाँ वो पूरा शो, क्योंकि बस
एक ही चीज़ थी भाई कि सबकी वाइब मैच हो रखी थी, राइट टाइम पे राइट पॉइंट पे, सारे लोग सारे अच्छे अच्छे लोग, और किसी का भी कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, कोई इस इंटेंशन से नहीं आया था कि मेरे को जीतना है, ये करना है, वो करना है, सब एंजॉय कर रहे थे। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। वही है, जब हम इन सब चीज़ों में लग जाते हैं ना, जो मैंने अभी जो नोटिस करा अपनी लाइफ के साथ भी, कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लग गया था, तो बाकी चीज़ों पे जब हम ध्यान देने लग जाते हैं ना, कैलकुलेट करने लग जाते हैं, तो हम प्रोसेस का ना एन्जॉयमेंट मिस कर देते हैं, तो फिर उस वजह से फिर रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये वाला तो सीन हम होता है। बगड़ बम की बात कर रहे थे, तो वो एक रात पहले कैसे बना भाई? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, तो उसका ऐसा सीन हुआ था कि एक मेरे को ये बोला गया था, मेरा ऐसा टास्क था, उस 1 महीने में जो मेरे पास गाने थे ऑलरेडी, मैंने और हमारे म्यूजिक हेड थे आदित्य पुष्करना सर, म्यूजिक डायरेक्टर जो शो के थे, तो हम लोगों ने मिलके डिसाइड करा था कि हम ये गाने करेंगे, ये गाने शो पे करेंगे। और वो कुछ गाने थे पर एपिसोड्स ज़्यादा थे, तो बाकी गाने ये था कि चलो हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे, हम बना लेंगे या तो नए, या तो जो ऑलरेडी हैं उनमें से हम इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। तो जादूगर जो गाना है, जादूगर गाने में जो रैप वाला पार्ट है, वो रैप वाला पार्ट मैंने वहाँ लिखा है, बाकी गाना वो कुछ और था पहले। तो हमने ऐसी इम्प्रोवाइजेशंस भी करी है कुछ ट्रैक में, कुछ ट्रैक जैसे मिलियानी एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा वो हुआ परफॉर्म फाइनल में, रिहाई एग्जैक्ट वैसा था जैसा वो परफॉर्म हुआ। तो वो गाने कुछ एज इट इज़ भी करे हैं, और कुछ गाने जैसे बगड़ बम है, बगड़ बम मैंने नया बनाया था, बीटी हो गई मैंने नया बनाया था, काउबॉय मैंने वहाँ के लिए नया बनाया था। तो वो ऐसे बना था कि उसका म्यूज़िक चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे को ये बोला गया था कि भाई अब जो एपिसोड आएगा इसमें आपका टास्क है कि आपको कुछ रिक्रिएशनल करना है या कुछ ऐसा करना है। सिर्फ कि आपको या सबको? नहीं, सिर्फ आप सिर्फ मेरे को और एक जने, मतलब वो ना सबकी ट्रैजेक्टरी वो अलग लेके चल रहे अलग थे। सेट करते हैं हाँ, कि आप ऐसा करो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो औरों को दी गई मेरे को नहीं दी गई, ठीक है, क्योंकि वो उन पे ज्यादा सूट कर रही थी। तो मेरे को एक एक्सपेरिमेंट ये करने के लिए बोला कि आप कुछ रिक्रिएशनल ट्राई करो, हमारे पास ये इन गानों के राइट्स हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते ये वो करके, मतलब पहले मेरी मम्मी बहुत बड़ी डिवोटी हैं, मतलब भोलेनाथ जी की, तो उन्होंने बहुत 16 सोमवार के व्रत करे हैं, उन्होंने बहुत माना है, वो अभी भी मानती हैं। तो ये सब उन्हीं का ही फल है, मैं तो ये मानता हूँ। मेरी तो भक्ति को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये वाली चीज़ है, और मेरा परसेप्शन भी अलग है थोड़ा सा डिवोशन को लेके, बट सब उन्हीं की ये वाली चीज़ है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर हैं, ये वाली चीज़ है। तो उस टाइम पे ऐसे था कि उस रैंडमली सर्च करते करते क्या करना है, कैसे करना है, वो करते करते मेरे को कैलाश खेर जी का बम बम सामने आया, वो वाला उस कैटलॉग में था। फिर आई गॉट टू नो कि वो भी एक रिक्रिएशन है, जो कैलाश खेर जी वाली जो सॉन्ग था बम बम, अगड़ बम बम, तो वो भी एक रिक्रिएशनल है, क्योंकि वो बंसी जोगी जी का वो है। इस बारे में कम लोग को पता होगा कि कैलाश खेर जी ने भी रिक्रिएट किया है ये। हाँ हाँ, क्योंकि वो फोक सॉन्ग है। हाँ, वो फोक सॉन्ग है, वो बंसी जोगी जी का ही है ना, वो है ना। हाँ, मतलब श्योर नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को जहाँ तक याद है, हाँ, कि वो नहीं, मेरे को लग रहा है कैलाश खेर जी ने एक शो में बताया था कि ये उनके गांव साइड पे बहुत ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गांव साइड ज़्यादा बहुत फोक ये गाया जाता था, तो उन्होंने रिक्रिएट करा। मैं इतना श्योर हूँ कि वो फोक था, ठीक है। तो मेरे को पता चला, मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो मैंने फिर वो सुना, तो वो एक फर्स्ट जनरेशन थी, कैलाश खेर जी वाली सेकेंड जनरेशन थी। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मेरे को कुछ ऐसा, मतलब अपनी तरफ से मेरे को जो इस जनरेशन का बन सके, कि वो एक नई जनरेशन का कुछ बन सके, और ये वाली चीज़ मेरे को ऐसा, मतलब एज थैंक यू थोड़ा सा ना, कि बाबा को भी और मतलब सारे लोगों को भी मेरे को कुछ गिव करना था अपनी तरफ से, बस वो मेरी तरफ से एक भेंट थी। तो उसके लिए ट्रैक पे काम चलता रहा, बीट वगैरह पे चलता रहा काम। अब मैं थोड़ा सा ऐसे था कि यार अब मैं लिख रहा हूँ, तो मैं पहले बहुत सारा कुछ कि अब भाई अब बाबा के काम में थोड़ा सा कर रहे हैं, तो मैं तो नादान हूँ भाई, मैं छोटा हूँ, कि कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो मैं सारी चीज़ें करने लगा। मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज़ करने लगा चीज़ों को, कि ठीक है मेरे को पता है जो कहानियाँ, जो सारी चीज़ें पता है वो तो पता है, बट थोड़ा सा रिवाइज़ करना ज़रूरी है, थोड़ा सा और अपने फैक्ट्स क्लियर करना ज़रूरी था। तो मैंने थोड़ा सा और पढ़ा, सारी चीज़ें करी। फिर करते करते 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, हफ्ते भर का टाइम था, तो 5 दिन निकल गए और मैं कुछ अच्छा नहीं बना पाया, ठीक है। और मेरे को ऐसे सजेशंस भी ले लिए थे जब तक कि सुना के कि ये बन रहा है कि थोड़ा। हाँ, कि ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे से कुछ अच्छा नहीं बन पाया। पैंथर भाई को बहुत अच्छे से याद है ये वाली चीज़, क्योंकि ना 2 जने होते थे, सुबह के 6 बजे
आपको नीचे हॉल में लॉबी में 2 जने मिलेंगे ही मिलेंगे, एक पैंथर भाई थे, एक मैं होता था। हाँ, हम पूरी रात नहीं सोते थे। हाँ, पैंथर भाई ने बहुत प्रैक्टिस करी है भाई, बहुत प्रैक्टिस करी है। वो प्रैक्टिस करते रहते थे पूरी रात। वो पहले ही होते थे, मैं नीचे उतरता था भाई 5-6 बजे के अराउंड, मैं देखता था, अपनी हाई हेलो होती थी, और हाई हेलो होने के बाद वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपना प्रैक्टिस करने लग जाता था। तो मेरे को याद है, मैं कह रहा था यार, मैं थोड़ा सा परेशान था कि यार ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिल से नहीं आ रहा है जो भी है। तो मेरे को वो रियलाइजेशन सी हिट हुई कि यार, कि मैं बाबा के लिए तो कर रहा हूँ, कि उन्हीं का ही तो बच्चा हूँ, क्या गलती कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैं दिल से ही नहीं करूँगा, जब मैं सोच समझ के करूँगा, तो कैसे हो पाएगी वो चीज़। तो फिर वो रात थी कि वहाँ पे मैंने सब कुछ अपना बिल्कुल ऐसे करा कि सब कुछ कॉन्शियस होना छोड़ दिया मैंने। कॉन्शियस होने छोड़ने के बाद सिर्फ मन में ध्यान करा कि बाबा बस आप संभाल लेना आगे, ठीक है, अब मैं चालू कर रहा हूँ। फिर मैंने लिखा, मैंने 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखने के बाद पैंथर भाई को सुनाई। पैंथर भाई कह रहे यार ये तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा हाँ मेरे को भी लग रहा है। फिर वो करते 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 मैंने आधा पूरा करा। आधा पूरा करने के बाद शूट था, शूट से 1 रात पहले सेकेंड हाफ मैंने थोड़ा लिखा था, बट मैं उसको लेके श्योर नहीं था। उसकी मैंने इम्प्रोवाइजेशंस करी, उसकी मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी। तो अगर आप अभी थोड़ी परफॉर्मेंस देखोगे, उसमें कहीं कहीं पे एक दो जगह पे आपको दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड ट्रैक नहीं है। बट जब आप शोज़ की क्लिप्स देखोगे, उसमें आप देखोगे कि कितना दिल से, कितनी एनर्जी से मैं गा रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ थी। तो वो एक दिन ऐसे पूरा हुआ था, 1 दिन पहले। तो वही बहुत सारे ट्रैक्स मेरे ऐसे भी हैं जो ऐसे, जैसे अब देखो, अगर देखा जाए कायदे से, तो जो फाइनल ट्रैक है वो बना तो ऐसे ही कि वो जल्दी बना, बट उसके प्रोसेस में टाइम लग गया। मेरे को ये फिगर आउट करने में टाइम लग गया कि इसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो यही फ़र्क होता है ट्रैक टू ट्रैक, सॉन्ग टू सॉन्ग। और भाई वो गाना सबसे बड़ा गाना बन गया आपका भी, उस शो का भी। भाई 3rd जनरेशन वाला बन गया वो, कि ये और चलेगा आपके लंबे दोनों गाने रील्स पे वायरल वो हुए, जो एक तो ये जो इंस्टेंट बना, और एक जादूगर जिसमें आपने फंबल हो गया था थोड़ा सा, दोनों। और स्कोर इतने अच्छे नहीं मिले थे दोनों पे, 8-8 मिले थे। मेरे को फुल किसी भी गाने पे नहीं मिले। मेरे को 30 में से 30 किसी गाने पे नहीं मिले पूरे शो में। बट अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ सिर्फ, मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स नहीं, बट अगर देखा जाए तो हर इंडिविजुअल ट्रैक तीनों सीजन का मिला के सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स जादूगर पे हैं, और वो मेरा फंबल ट्रैक है, और वो फंबल्ड ही स्ट्रीमिंग पे डला हुआ है। वो वाले ट्रैक फंबल होने के बाद में क्या करने लग गए थे कि जब देखा कि यार ये तो अच्छा लग रहा है लोगों को, और ये हमने फंबल डाल दिया, तो फिर उसके बाद MTV और प्रोडक्शन टीम ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके ये चीज़ करी कि आगे कोई अगर फंबल हो रहा है तो वो टेलीकास्ट हम वैसे ही करेंगे, टू बी फेयर, ठीक है। बट जब हम स्ट्रीमिंग पे डालेंगे तब हम एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन डालेंगे जिसमें वो फंबल नहीं होएगा। भाई वो फंबल नजर का टीका है असल में, कि नजर ना लगे। और बहुत तगड़ा गाना है भाई। अब 2 लाइन सुननी तो बनती है बिल्कुल भाई यार, हो जाए, कुछ हो जाए बगड़ बम की हो जाए। बगड़ बम की सुनानी है, चलो। हमें तो भाई आप जो सुना दो, आपके सारे गाने हमारे फेवरेट है भाई। तो नया वाला सुनाता हूँ कुछ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि शायद जब तक ये आए तब तक मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि EP आ रही है मेरी अभी एक। हाँ, तो EP मतलब लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड मेरी EP आई थी, जिसमें हंसती रही तू था। मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब मैं वो प्रोजेक्ट्स करूँगा जो मेरे को दिल से करने का मन है, और उसमें पहले गाने का नाम है बड़े दिनों बाद। तो बड़े दिनों बाद कोई गाना आ रहा है, उसका नाम है बड़े दिनों बाद। हाँ, तो जैसे हम भी काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, है ना, तो वैसे है, हुई मुलाकात बड़े दिनों बाद, मिला तेरा साथ बड़े दिनों बाद, पूछा तेरा हाल बड़े दिनों बाद, जाना तेरा हाल बड़े दिनों बाद, हुई मुलाकात बड़े दिनों बाद, मिला तेरा साथ बड़े दिनों बाद, पूछा तेरा हाल बड़े दिनों बाद, जाना तेरा हाल बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों बाद, मिले भी तो बड़े दिनों बाद, क्या ऐसा ही होता है हाल दिलों का, बेहाल दिलों का, बड़े दिनों बाद, दिखे भी तो बड़े दिनों बाद, मिले हो तो मिलो बस खता गिनो ना, मेरी खता गिनो ना, ऐसे करके। अरे वाह भाई, ये तो यहाँ आपने पहली बार करा है, तो फिर ये तो हिट होना ही है, देखो अब। हाँ भाई बिल्कुल यार। और यार बगड़ बम की बात हो रही थी यार, वो
आप जूते उतार रहे हो, हम भी उतार रहे हाँ भाई जूते जरूर नहीं उतारते मैं हैं बस भाई। ये कई सॉरी भाई, ये जूते पहन के नहीं गाता बस कहीं पे। हाँ सही बात है, ये आपने शो पे भी नंगे पैर ही गाया। हाँ मैं जितने भी शोज कर रहे हैं हर जगह पे ऐसे वाला सीन है। हाँ ऊपर ते नीचे ढके बोले बबूत बोड़ा के पाछ नाचे से भूत मस्ती में जावे कैलाश कूद बोड़ा बाज डम 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 डमरू बकड़ बम 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 लहरी बकड़ बम 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 लहरी बोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंधकासुर क्षमा प्राप्ति बाड़क मैं भी कल कासूं कर का मन का डारी द्यूं अर काट ले मन का मेरे मन का न्यूं सब जानू तन सब बेरा है अन्नदात तू तो सब नहीं दे रहा है भोड़ा मेरे भोड़ा मेरे भोड़ा मेरे भोड़ा मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का अरे रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी है पकड़ बम 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 लहरी हाँ पकड़ बम 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 लहरी। वाह जय बोले वाह भाई भाई कुछ करी है चीज बढ़िया। बढ़िया भाई, ये तो करवाई गई है भाई आपसे, ये तो करवाई गई है। भाई वैसे तू बोल रहा था कि तेरा डिवोशनल टेक अलग है, तो थोड़ा उसको बता कि मेरा भाजी ये है सीन कि मतलब ना मैं चीज़ें ना ग्रैस्प करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो कहीं पे भी मंदिर, जितने भी मंदिर गया हूँ मैं, या जितने भी मैंने सेंट लोगों की बातें सुनी हैं, या जितने भी मैंने वैसे वाले पॉडकास्ट देखे हैं जिनमें थोड़ी सी आपको डिवोशन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको थोड़ा सा गाइड करा जाता है, तो उन सब चीज़ों से मेरे को एक ही चीज़ का जिस्ट मिला है, ठीक है, कि हम सारे क्या बोलते हैं, हम सारे उसके बच्चे हैं, ठीक है। अपन नहीं जानते कि वो कौन है, ठीक है, अपन बिल्कुल नहीं जानते कि वो कौन है। एक अपने ऊपर हाथ है सबके पास, ठीक है, और एक ज़िंदगी है, ये दोबारा रिपीट नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बाद, इसके पहले का किसी को कभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहीं पे ही आप अपने कर्मों का फल भुगतोगे, यहीं पे ही आप अगर मेहनत करोगे, सारी चीज़ें करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। अगर आप कुछ गलत करोगे, कैसे करोगे, वो आपको यहीं पे ही मिलेगा, वो आपको यहीं ही सब कुछ निपटा के सारे आपके बैलेंस यहीं ही क्लियर होंगे। इसके बाद आप ये ऐसे नहीं होता कि आपको क्रेडिट होगा कि बाद में आपको ऐसे सज़ा मिलेगी या ये मिलेगा। वो मतलब आई रिस्पेक्ट दैट कि वो वाली चीज़ अगर है, अगर एग्जिस्ट करती है तो, बट आई डोंट नो, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसने ये क्लेम करा हो कि मेरे को पीछे का पता है या आगे का पता है, आफ्टर लाइफ या बिफोर लाइफ। बट लाइफ का सबको पता है, हमें ये चीज़ दिखती है, हम इतना ज़रूर देख सकते हैं कि जो हम करते हैं वो होगा। तो मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ। बाकी ये वाली चीज़ है कि मैं मतलब बाबा का बच्चा हूँ, मेरी मम्मी ने बहुत ही पूजा करी है उनकी, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स सबसे ऊपर है। और ये वाली चीज़ है कि बस इतना ही अभी है। वहां पे भी गए थे आप, जो आदि योगी का सेंटर है, तो वो कैसी फीलिंग थी आपने वहां पे यार परफॉर्म किया? बुलावा था यार, वो मस्त एक्सपीरियंस था यार, मतलब बहुत ही अलग यार। बुलावा था, बाबा ने चाहा तभी उन्होंने मेरे को चुना भाई कि वहाँ पे ना नाचने के लिए, वहाँ पे गाने के लिए। तो वो एक तरीके से अगर कोई अचीवमेंट्स गिनाऊं तो वो मेरे लिए एक ना दिल वाली अचीवमेंट थी कि मतलब मेरी एक ख्वाहिश पूरी हुई। वो उसी टाइम का सीन है जिस टाइम पे मैं थोड़ा सा चालू हुआ था ये वाला फेज, अच्छा ठीक है, कि थोड़ा सा मैं लो फील करना चालू करा था, थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करने का मतलब नहीं था। वहाँ से बुलावा आया, फिर आई डिडंट वांट टू मिस दैट, तो मैं गया वहाँ पे। 3 दिन की ट्रिप थी, उन लोगों ने मतलब शाउट आउट टू ईशा फाउंडेशन, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा। और रहे आप पूरा वहाँ उसी तरीके से जैसे कहते हैं, सारे नियम कानून वही फॉलो करे, मतलब प्रॉपर आश्रम में प्रॉपर उन्होंने, मतलब वहाँ पे हर महाशिवरात्रि पे बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है, वो तो आपको पता है। तो उस चक्कर में वहाँ की थोड़ी सी जो भी अरेंजमेंट्स थी वो थोड़ी सी डिफर करती हैं रादर देन जो नॉर्मल डे होता है वहाँ पे। जो लोग वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस करने जाते हैं, योगा सीखने जाते हैं, लाइफ लर्निंग लेने जाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी अलग होती हैं चीज़ें, अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। बट जब मैं गया था तो मतलब हम लोग आश्रम में ही रुके थे, और नॉर्मल रूम्स थे, नॉर्मल सारा खाना पीना भी सात्विक था भाई, सारा सात्विक भोजन था सबके लिए,
कोई फ़ोन नहीं वहाँ पे, कोई वाईफाई, कोई नेट नहीं, ठीक है। वहाँ पे फ़ोन अलाउड ही नहीं है, मतलब जब नॉर्मल रहने जाते हो तो अलाउड नहीं है, बट वो फेस्टिवल था इसलिए हम लोगों को अलाउड थे। बट एक वो था डिस्क्लेमर कह लो, वार्निंग भी नहीं कहूँगा, डिस्क्लेमर, बस एक इन्फॉर्मेशन थी कि बेसिकली लिखा हुआ था कि आप कम यूज़ करना, हाँ, कि वो उनका एडवाइजरी। हाँ, एडवाइजरी थी, हाँ, तो वो एडवाइजरी थी कि वो थोड़ा सा कम यूज़ करना, और चलते चलते आप बात मत करना, कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो बस उस तक पहुँचे। तो वहाँ ना शांति बहुत थी। तो हम गए, पहले दिन पता चला सारी चीज़ों के बारे में, हमने जाना कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सारी चीज़ें हमें पता चली। सेकंड डे पे अब ये प्लान था कि अब वहाँ क्या होता है, वहाँ है सूरज कुंड, देवी माँ का मंदिर और ध्यान लिंगा। तो सूरज कुंड और चंद्र कुंड भी आ गए। तो सूरज कुंड में मेल सारे स्नान करते हैं, चंद्र कुंड में फीमेल सारी स्नान करती हैं, देवी माँ का मंदिर है, और फिर आप ध्यान लिंगा आते हो। तो ये पूरा सर्कल एक चलता है। तो सुबह सुबह सारे लोग चंद्र कुंड और सूर्य कुंड में जाके स्नान करते हैं। तो मेरा मन था कि भाई मेरे को, अब मैं आया हूँ, हमेशा तो नहीं, बार बार तो आना नहीं होता है, बाबा ने बुलाया है। तो आगे के जो 2 दिन थे, पहला दिन तो बीता, सेकंड डे पे मेरे को ये था कि अब ये वाला चक्कर तो करना है। तो उठे, तो जो साथ में थे, जो टीम मेंबर्स थे, अब वो लोग उठे ही नहीं। तो मैं अकेले निकल गया, सुबह सुबह अकेले निकला। सुबह सुबह किस टाइम उठे? मैं भाई 7 बजे वहाँ पहुँचना था स्नान करने। तो 6 बजे उठ के मैंने कहा चलते हैं। तो रात को लेट ही सोए थे, तो भाई लोग नहीं उठे, 2 भाई गए हुए थे साथ में, वो लोग नहीं उठे। तो वहाँ मतलब वही है कि वहाँ से फिर मैं गया, फिर नंगे पैर पहले सूर्य कुंड गए। सूर्य कुंड पे वहाँ के एक वॉलंटियर थे, ईशा फाउंडेशन ने एक वॉलंटियर हमें दे रखा था, तो वो आ गए थे जब मैंने उन्हें कॉल करा कि मेरे को जाने का मन है। तो वो गाइड कर रहे थे मेरे को बेसिकली। तो हम सूरज कुंड गए, स्नान करा। स्नान करने के बाद इतना अच्छा लगा भाई, वहाँ पे ना उन्होंने प्रॉपर ना बना रखा है, प्रॉपर एक झरना है, एक फाउंटेन बना रखा है, वो इतना नेचुरल लगता है। और बीच में 3 शिवलिंग है, जो भी वो उसको क्या बोलेंगे, वाटर बॉडी है जो भी, उस वाटर बॉडी में 3 शिवलिंग है, ठीक है। और तीनों के अंदर मरकरी है, उन तीनों शिवलिंग के अंदर वो मरकरी है। तो आप जाते हो, आप परिक्रमा शिवलिंग की नहीं करते शायद, मैंने ऐसे सुना है, बट मेरे को नहीं पता है। तो मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ ध्यान करा था, मत्था टेका था, और अपना वही है, वहाँ स्नान करा। स्नान करने के बाद शिवलिंग को गले से लगाया, तीनों शिवलिंग को, और वहाँ से निकलने के बाद देवी माँ के मंदिर गए। तो देवी माँ के मंदिर में मेरे साथ क्या अलग चीज़ हुई कि 2 लाइन थी, ठीक है। एक लाइन अंदर से जाती है, अब वो फेस्टिवल के चक्कर में उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करी हुई थी, वो वैसे नहीं होती है। तो जो ऑफरिंग लेके गया था कुछ, कि किसी को कुछ चढ़ावा करना है या कुछ भी ऐसे चढ़ाना है, तो उनके लिए अंदर वाली लाइन थी, क्योंकि बाहर से तो कैसे चढ़ा सकते हैं, ताकि चढ़ा पाएँ। तो और जो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे, उनके लिए एक आउटर लाइन थी कि वो सिर्फ उनको दर्शन हो जाए और वो चले जाएँ, ताकि भीड़ मैनेज हो जाए। तो अब हम गए, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो गाइड थे, जो वॉलंटियर थे, सो ही आस्क्ड कि आपको दर्शन करने हैं अच्छे से। मैंने बोला ऑफ कोर्स करने हैं भाई। अपन वहाँ पहुँचे, करने के बाद उन्होंने कुछ तमिल में बात करी, वहाँ के जो भी द्वारपाल थे वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे अक्का और अन्ना बोलते हैं सबको कि मतलब रिस्पेक्ट वे में अक्का अन्ना इज़ कि भैया और दीदी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके, अन्ना जो भी उन्होंने तमिल में बोला उन्हें कि ऐसे ऐसे करके ये वो सारी चीज़ें हैं, और मतलब ऐसे करके इनको दर्शन करने हैं, आर्टिस्ट हैं, मतलब पहली बार आए हैं ऐसे करके। तो उन्होंने बोला हाँ आप चले जाओ। तो हम अंदर वाली लाइन से चले गए। जब अंदर वाली लाइन से गए, मैं पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ ना माएँ होती हैं, स्वामी होते हैं और माँ होती हैं। तो माँ पूजा कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को देखा। अब मेरे हाथ ऐसे ही थे, मेरे हाथ में कुछ ऑफरिंग नहीं थी, कुछ भी भेंट वेट नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने देख के स्माइल करी, ठीक है। वो मेरे को नहीं जानती, मैं 100% श्योर हूँ मेरे को नहीं जानती। और उन्होंने मेरे को स्माइल करी और उन्होंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैं बैठ गया सीढ़ी पे। अब वो जो मेरे साथ थे, वो कह रहे भाई चलते हैं, वो उन्हें लगाया कि आप चढ़ाने आए हो शायद, वो इसलिए रोक लिया उन्होंने, अपन चलते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, उन्हें पता है कि, उन्होंने देख लिया मेरे को पूरा, उन्हें पता है मेरे पास कुछ नहीं है, और उन्होंने मेरे को बिठाया है। तो 2 मिनट की बात है, रुक जाते हैं। तो क्या होता है, हर 15 मिनट में वहाँ पे ना ऑफरिंग के लिए आरती होती है, एक अर्चना होती है।
तो चढ़ाते हुए कि वो ऐसे नहीं हम चढ़ा सकते वहाँ की, वो प्रॉपर वो सारी चीज़ें भाई वो बहुत ही स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं ये वाले रिचुअल्स। तो वही रिचुअल की 4-5 जनों की ऑफरिंग लेके फिर वो अर्चना करते हैं, अर्पणा करते हैं, सॉरी अर्चना नहीं करते, अर्पणा करते हैं। तो वो अर्पण करते हैं उन्हें। तो फिर उसके बाद आधा प्रसाद वहाँ पे चढ़ा के आधा वापस दिया जाता है। उन्होंने आरती करी, वही वो क्या बोलते हैं अर्पणा हुई। फिर उसके बाद पीछे घूमी वो माँ और उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया और सबसे पहले जोत मुझे मिली। ठीक है, सबसे पहले मैंने ली और उन्होंने दूसरी माँ को बोला कि आप ये इन्हें दे दो। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को हिबिस्कस का फ्लावर दिया। ठीक है, जो कि मैंने इसमें प्रिजर्व करा रखा है। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, तो उसके पेटल्स हैं। हाँ, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही बनाया हुआ है एक्चुअली। हाँ, वो रेजिन आर्ट करती हैं, तो उनसे ही प्रिजर्व करा रखा है इसमें मैंने। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे को वो दिया और मैंने ऐसे मत्था टेका, वहाँ से निकलने लगे। तो जो वॉलंटियर थे मेरे साथ में वो कह रहे पैरा भाई बहुत लकी हो आप। मैंने कहा क्यों भाई? तो कह रहे कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि एक सबसे पहली बात कि बिना ऑफरिंग के ऐसे 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 दर्शन और ऐसे आरती मिले। दूसरी चीज़ कि किसी को ये फ्लावर आशीर्वाद में मिलते हुए मैंने पहली बार देखा है, किसी को आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हुआ कि वाह यार जय बोले, ऐसे वाली चीज़ हुई। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ ऑफ़र करने नहीं गया था, मैं जो ऑफरिंग लेके गया था वो कुछ अलग ऑफरिंग थी। तो वही है, मैं अपने आप को ही अर्पण करने गया था ना भाई, मैं दिल से वो सिर्फ दर्शन के लिए गया था। माँ को और क्या चाहिए भाई, उनको वो वाली चीज़ें थोड़ी चाहिए। मतलब वो भी अपनी श्रद्धा है, वो चीज़ मेरे लिए गलत नहीं है मेरी नज़र में। मैं खुद भी करता ही हूँ कभी कभी प्रसाद, ये वो सारी चीज़ें, वो तो रिचुअल्स हैं। बट एक मेरी दिल से वो ऑफरिंग थी कि मैं बस नमन करने गया था, ये वाली चीज़ थी। तो उसका मेरे को आशीर्वाद मिला। फिर वहाँ से हम ध्यानलिंगा गए। तो ध्यानलिंगा एक ऐसी जगह है, उन्होंने डोम सा बना रखा है। वो आप ये मान लो जैसे सेमीस्फेयर होता है ना, स्फेयर पता है ना आपको क्या होता है? स्फेयर को आधा काट दो, सेमीस्फेयर हो गया। तो वो उल्टा सेमीस्फेयर टाइप है, अंदर से पूरा वो हॉलो है। ठीक है, वो केव टाइप है। तो आप ऐसे, उसकी छोटी सी एंट्रेंस है, आप अंदर जाते हो, फिर आप देखते हो बहुत बड़ा सा वो है और बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो सदगुरु जी ये बताते हैं कि उनके गुरु की इच्छा थी है कि वो एक ऐसा मंदिर बनाएं, आगे उन्होंने बोर्ड पे बहुत लिखा हुआ भी है, तो कोई ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें सिर्फ मेडिटेशन के लिए वो मंदिर हो। कि ऐसा मंदिर उन्होंने नहीं देखा था कि जिसके अंदर सिर्फ मेडिटेशन के लिए लोग जाते हों, वहाँ और कुछ ना हो, सिर्फ मेडिटेशन हो। तो वो ध्यानलिंगा नाम इसलिए है उसका कि लोग जाके वहाँ मेडिटेट करते हैं। हर 15 मिनट में एक छोटी सी बेल रिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पता चलता है कि 15 मिनट हो गए हैं, तो एटलीस्ट आप 15 मिनट, वो सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप 15 मिनट सिर्फ ध्यान लगाने के लिए बैठो। और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो इतना बड़ा है, इनफ है कि और ज़्यादा देर हो जाए तो कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे रहो, ये वाली चीज़ है। बट जब फेस्टिवल का टाइम होता है, तो फेस्टिवल के टाइम पे अब क्या था, वहाँ पे वो नहीं थी नादर्दना बोलते हैं। तो नादर्दना क्या होता है? म्यूजिकल ऑफरिंग होती है। ठीक है, तो आर्टिस्ट आते हैं, सब लोग बैठते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, आर्टिस्ट आते हैं, बैठते हैं। आपके साथ कितने आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे? भाई जी मैं गया तो वैसे अपनी टीम से सिर्फ मैं ही गया था और मेरे फ्रेंड्स तो नहीं गए थे साथ में। बट जैसे धारावी प्रोजेक्ट था वहाँ पे, उन्हें मैं जानता हूँ। और मेरे बाद जस्ट मतलब एक तरीके से मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली। एक अपॉर्चुनिटी तो थी कि मैं बाबा के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि गुरदास मान साहब के लिए मैंने ओपन करा, कि उनसे जस्ट पहले मैंने परफॉर्म करा था, फिर उनका सेट था, तो मैं उनसे भी मिला था। हाँ, तो बहुत मिरेकलस चीज़ें हुई उन 3 दिनों में। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे क्रेजी चीज़ है कि तो नादर्दना के लिए जाना ही जाना था कि यार म्यूजिकल ऑफरिंग है और मैं म्यूजिक वही ध्यानलिंगा में ही हो रही थी। ध्यानलिंगा के अंदर होना था ये। तो वही वो क्या होता है कि आर्टिस्ट होते हैं, वो गाते हैं और मतलब बाबा को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं या उनके लिए गाते हैं। वो ऑफर करते हैं कि हम कलाकार हैं जी, हमारे पास देने के लिए कला है, तो हम आपको वैसे खुश कर सकते हैं, वो हम आपके लिए कर रहे हैं। वो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। तो वो शिवरात्रि से एक दिन पहले होती है। हाँ, तो अब ऐसे से था, अब टाइम लग गया, गेट हो गए बंद। ठीक है कि अब नहीं जा सकते आप अंदर।
अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ ऐसे करके, तो नहीं जा सकते। उधर से क्या हुआ, उधर से एक स्वामी आए चलते हुए, उन्होंने बोला कि उन्होंने जो वॉलंटियर थे उनसे पूछा तमिल में या फिर वहाँ पे जो भी लैंग्वेज है, आई एम नॉट श्योर वो तमिल है या फिर बट साउथ की कोई लैंग्वेज में, कि आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने बोला हाँ कि आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अक्का को बोला कि इन्हें जाने दो। तो मतलब ऐसे सीन था कि मैं मन में ये सोच रहा था कि भाई छोड़ो यार चलते हैं, बाबा का नहीं मन है बुलाने का। तो मैं थोड़ा, वो बच्चा नाराज़ नहीं होता था जैसे, तो मैं वैसे वाला थोड़ा नाराज़ हो गया था कि बाबा का नहीं मन होगा, नहीं बुलाना चाह रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। बट फिर जैसे ही ये सोचा, ये वाली चीज़ हुई, अंदर गए। अंदर जाने के बाद अंदर भी पूरा फुल हो रखा था, बट सीधा सीधा अंदर जाते रहे। वहाँ पे एक अक्का मिली, उनसे रिक्वेस्ट करी कि पहली नादर अर्दना है और ऐसे करके मेरे को ये एक्सपीरियंस करनी है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे साथ आओ। और वो अंदर लेके सीधा उन्होंने वो मतलब उस जो मैंने वो बता रहा हूँ, जो जैसा वो स्ट्रक्चर था, तो उसके अंदर ले गई वो। और जैसे ही अंदर गए, अंदर जाते ही मेरे को जगह दिखी कोने में। मैंने कहा इससे पहले मेरे को ये बोला जाए कि यहाँ जगह नहीं है। मैंने उनकी तरफ देख, मतलब वो आगे चलती जा रही थी कि आओ इधर आओ इधर आओ। मैं गया नहीं, मैं वहीं जाके बैठ गया शिवलिंग के बगल में, मेरे को जगह मिल गई। मैंने कहा मैं यहाँ ठीक हूँ, कि मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आसपास मेरा अपना कोई नहीं था, बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी, पर अकेला जाके वहाँ मैं बैठ गया भीड़ में। और फिर वो भाई वो चालू हुई वो म्यूजिकल ऑफरिंग ना। फिर 2 आर्टिस्ट थे, इतना सुंदर गाते थे भाई, इतना मतलब हम वो मेडिटेशन म्यूज़िक सुनते हैं, वो लिटरली वैसा सा म्यूज़िक था। वो अलाप कर रहे थे, वो प्रॉपर उनकी वो कला है, वो उनकी आर्ट है। तो और फिर वो बाबा की प्रेजेंस से वो और सुंदर हो जाती है। तो वो उस स्ट्रक्चर की वजह से ना, वो यहाँ से गा रहे थे, जैसे ये स्ट्रक्चर है वो यहाँ से गा रहे थे, बट वो सराउंड इतना ऐसे सराउंड हो के ऐसा लग रहा था कि हर जगह से आवाज़ आ रही है, हर जगह से आवाज़ आ रही है, पूरा एकदम ना वो सराउंड साउंड एको हो रही है कि घूम घूम के आ हाँ रही है। वो एको भी नहीं है एक्चुअली। एको क्या होता है, एको होती है गूंज कि विद डीले, की डीले के साथ गूंज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ। ये थोड़ी सी एको हो गई, ठीक है। बट वो ऐसी नहीं थी, डीले नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था एक ही साथ में इतनी सारी जगहों से आवाज आ रही है। अच्छा। फिर वो खत्म हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम ना मन पूरा एकदम तर हो गया, अच्छे मतलब एकदम बहुत रिलैक्स्ड फील हो गया। फिर वहाँ से हम निकले, तो ये मिरेकल चीज़ हुई। फिर हम वहाँ पे जब अगले दिन महाशिवरात्रि थी, परफॉर्मेंस हुई, वो तो आप लोगों ने देखी। फिर मान साहब से भी मिला मैं, और सदगुरु जी भी स्टेज पे आ गए थे जब मैं बोला नाचे। उनसे हुई कुछ बातचीत? सदगुरु जी से बातचीत नहीं हुई, बट उन्होंने ब्लेसिंग्स दी ऑब्वियसली। वो जब मैं भोला नाचे परफॉर्म कर रहा था, तो वो आए, स्टेज पे आए, उन्होंने वो तो फुल ऑन डांस कर रहे हाँ हैं उन्होंने डांस करा। मान साहब जी से क्या इंटरेक्शन हुआ? मान साहब से बहुत मस्त इंटरेक्शन, उधर उसी पे ही आ रहा था मैं भी। हाँ, तो मान साहब की वैनिटी के बाहर से हम जा रहे थे, तो मेरे को पता चला कि मान साहब की वैनिटी है, तो बाहर उनके लोग खड़े थे। मैंने कहा कि मेरे को एक बार मिलना है। तो उन्होंने बोला कि क्या कह रहे हो, नहीं अभी तो नहीं, ऐसे करके वो थोड़ा कुछ बोल रहे थे। पीछे से उनके शायद मैनेजर हैं वो, तो मैनेजर आ रहे थे। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि ये मैनेजर साहब हैं, आप इनसे बात करो, ये मिलवा सकते हैं, हम नहीं कर सकते कुछ। तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, जो उनके मैनेजर थे या जो भी थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताओ। तो मैंने कहा कि मेरे को मिलने का मन है एक बार बस। तो कह रहे अच्छा मान साहब से मिलना है, तो बोले आओ आ जाओ। तो फिर वो लेके वैनिटी के अंदर चले गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा भाई मेरे को ना, कि मान साहब ये रैप की इंडिया की नई सेंसेशन है वो करके। और मैं सोच रहा था नए लड़के हैं, नाम कमा रहे बढ़िया। कि ऐसे इतना मत बोलो यार, लग रहा है तो कुछ। मैं फुल नर्वस हो रखा था, तो मैं बस पूरे टाइम ऐसे करके ही खड़ा था। वो समझा रहे थे, वो बोल रहे थे। फिर उन्होंने क्या बोला, समझा उन्होंने? भाई हाँ, तो उन्होंने मेरे को वही है, पहले तो ऐसे आशीर्वाद वगैरह दिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप इतने टाइम से कर रहे हो, मेरे फादर बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके बहुत पहले से, और आज भी मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा, तो वो वही सेम एनर्जी, वही सर। एक बार पहले उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी हुई है लाइव। मेरे को परमीश पाजी ने इनवाइट करा हुआ था, सदा का बर्थडे था, हाँ, तो उधर इनवाइट करा हुआ था, तो उधर परफॉर्म करा था मान साहब ने। तो वो परफॉर्मेंस मैंने देखी हुई थी। बट फिर उसके बाद मैंने वहाँ भी देखी, तो इतनी एनर्जी से गाते हैं लोग। बोलते हैं भाई कि वो 7-7 घंटे परफॉर्म कर लेते हैं भाई। वाह। और वो मतलब इस एज में भी। तो मैंने वही बोला कि मेरे को थोड़ी सी आपसे टिप्स चाहिए कि मतलब ऐसे कैसे है वो करके। तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें बोली।
उन्होंने मेरे को बोला कि परफॉर्मेंस चाहे 5 मिनट के लिए मिले, चाहे 10 मिनट के लिए मिले, चाहे आधे घंटे के लिए मिले, हमें निभानी बहुत अच्छे से है। हमें ये नहीं सोचना कि यार 5 मिनट है तो ऐसे कर देते हैं, ये है वो है। वो उसमें भी आप इतनी जान डाल दो कि लोगों को लगे, कि लोगों को दिखे कि आप दिल से करना चाहते हो, और वो आप दिल से करो। उन्होंने मेरे को ये वाली एक सजेशन दी, ये गाइडेंस दी। और वही उन्होंने बोला कि हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना है, हमेशा हम्बल रहना है। जितना आप प्यार ले सको लोगों से, उतना आपको प्यार लेना है। जितना आप प्यार दे सको उतना देना है। कि लोग आपको पहचान रहे हैं तो ऐसे नहीं कि अरे पहचान लिया है, वो फ़ोटो नहीं है, वो ऐसे नहीं। मिलो, जाओ उनसे मिलो, उनसे बात करो, आपको खुद को अच्छा लगेगा। क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए थोड़ी, वो तो प्यार करते हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं ना फ़ोटो खिंचाने। सही बात तो आपको उतना अच्छा लगेगा। और वो चीज़ मैंने उनके अंदर भी देखी कि मेरी टीम के भी जितने लोग थे वो वैनिटी से जब बाहर निकले, जब अंदर जा रहे थे तो मुझे ये बोला गया था कि आप अकेले ही जाना, बट जब वो बाहर निकले तो वो पर्सनली खुद जाके वो सबसे मिले। और वो वाली चीज़ वो दिखी, वो एक सीखने को मिली कि जब मतलब वो ऐसी पर्सनैलिटी यार, कि मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, उनको गद्दी मिली हुई है, वो क्या। और फिर उसके बाद वो चीज़ इसलिए ही है क्योंकि वो दिल से वो वाली चीज़ निभाते हैं, वो चीज़ वो दिल से मानते हैं। फिर उसके बाद बात हुई, ऐसे से हुआ। फिर उन्होंने मतलब वही है कि मैं बहुत छोटा था, उन्हें पता चला कि मैं बहुत छोटा हूँ और हाफ एज भी नहीं है मेरी तो उनसे, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो फ़ोटो खींचनी थी। तो वैसे वो बैठे हुए थे, आप बैठ ऐसे करके, तो मैं इधर नहीं बैठ सकता था ऑब्वियसली, तो मैं नीचे बैठा हुआ था। तो वो कह रहे अरे नहीं क्या कर रहा है वो करके, वो ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं बैठा। फिर हमने फ़ोटो ली, फिर जा रहा था, मैंने कहा शुक्राना करके मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को रोका कि रुको। उन्होंने भाई अपना पर्स खोला, उसमें से मेरे को भेंट दी उन्होंने बख्शिश दी मेरे को, और वो ब्लेसिंग्स थी, वो आशीर्वाद था। वो भी प्रिजर्व कर रखा है आपने? हाँ, वो रखा हुआ है मेरे पास, ध्यान से संभाल के रखे हुए हैं। वो खर्चा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो कभी नहीं होएगा। वाह यार वाह। भाई बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहा आपका, इसका मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे आपका। बहुत सुंदर। तो अच्छा भाई, थोड़े अपकमिंग कोलैबोरेशंस बता दो, किसके साथ होने वाला है, क्या होने वाला है, या आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके खुद के? हाँ, मतलब अभी एक ईपी, जैसे मैंने बताया कि वो ईपी प्लान कर रहा हूँ, उस ईपी में 3 गाने हैं। तो वो तीनों सोलो है? हाँ, वो तीनों सोलो है, वो तीनों सोलो ईपी है। और अभी बस आज लेट भी आपके इधर आने के लिए इसलिए हुआ क्योंकि सुबह मैं शूट से फ्री हुआ था। हाँ, तो सो के आए हो? नहीं नींद नहीं हो पाई है भाई, बहुत कम हो पाई है। तो झूठ क्यों बोलूँ, ऐसा हुआ कि जगे रहे, नैप ली 11 बजे, ठीक है, टाइम पता चला कि जाना है, उठे, फिर ऐसा लगा यार नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रखी है, 10-15 मिनट और सो जाते हैं, और वो थोड़ा लंबा खिंच गया। हाँ, तो बस ये वाला इशू हुआ। फिर उठते ही मैंने सबसे पहले भाई को कॉल करी, मैंने कहा कि बस आते हैं फटाफट। तब आप उठे थे? हाँ, ये वाला सीन। हाँ। वैसे यार भाई बस निकल ही रहा हूँ 5 मिनट नहीं, फिर मैं निकला भाई, 5 मिनट में निकल गया था। हाँ, मैं फटाफट शावर लिया एक और फटाफट निकल गया, ये वाली चीज़ थी। हाँ, मैं अपने घर भी नहीं गया भाई, मैं 3 दिन से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ क्योंकि मेरा 2 दिन शूट चल रहा था, इसी ईपी का शूट, जिस ईपी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं एक गाना 2 दिन में निपटाता था, अब मैंने 3 गाने 2 दिन में निपटाए हैं। और आपकी भाई पिछली वाली भी जो ईपी थी, हर गाना एक गाने से लिंक था, एक स्टोरी आप कहते हो। तो इस बार की स्टोरी बताता हूँ। इस बार की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले वाले उसमें भी ये था कि वो ना मेरी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं ये सारी, क्योंकि मैं गाने मेरे रियल इन्फ्लुएंस पे होते हैं कि जो चीज़ें मैंने बड़ी यंग एज में भाई दिल विल तोड़वा के बैठे भाई हो। हंसती रहे तू का क्या सीन हुआ था? यार मेरे साथ ना ये सीन हुआ है कि मेरे ज़्यादा रिलेशंस नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी तो उम्र भी कितनी है वैसे। हाँ, बट जो भी इक्का दुक्का रहे हैं तो वो काफ़ी ना ऐसे रहे हैं कि वो काफ़ी थोड़ा सा मेरे को मैच्योर करने में थोड़ी हेल्प हुई है। कितने साल का था भाई वो मतलब 4-5 साल से मान लो, ऐसे वाला सीन। हाँ, तो ये वाली चीज़ की जब हम अपार्ट हुए थे तो ये हुआ था कि गलती मेरी थी, ठीक है, जो मेरे को बाय टाइम रियलाइज़ हुई कि गलती मेरी थी। तो जब भी मैं गाने बनाए हैं, आप कभी भी गाना सुनोगे ना मेरा, कोई भी हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो हंसती रहे तू हो, चाहे वो रिहाई हो, चाहे वो कामिल हो, उन सब में मैं ब्लेम अगले इंसान को नहीं करता हूँ।
मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ गलती मेरी थी, क्योंकि मैं नादान था, मैं छोटा था, ये वाली चीज़ है। तो हंसती रहे तू में भी कि मैं करता दुआ कि हंसती रहे तू, और रिहाई में कि ले ले तू रिहाई ले ले मेरे तो, कि अपना ख्याल रखी ही रही है, कि मेरे से रिहाई ले लो, कि मेरे को पता है कि मेरा माड़ा दिल है, ठीक है, और आप नहीं संभाल सकते माड़ा दिल, तो आप दो ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ लगाव करते हो, मेरे साथ आपको मेरे से प्यार है, तो आप बस मेरी चिंता में मेरे साथ हो, बट अपना नुकसान मत करो। वो इस थॉट पे था। और कामिल भी ऐसे ही था कि कहानी ना कामिल कर पाया मैं, ये वाली चीज़, मैं कामिल नहीं कर पाया कहानी, कामिल मतलब कंप्लीट, तो कहानी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई आप यहाँ हो और आपके कोलैबोरेशन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सलीम भाई के साथ कोलैब करा, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, परमीश पाजी के साथ करा, और अब आप द लेजेंड के साथ कोलैब कर रहे हो, हनी पाजी के साथ। कुछ बताओ यार। मतलब ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि अलग ही कृपा है बाबा की ना। भाई मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा ना 3-4 साल पहले एक गाना आया था जो मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके डाला था, वो आज भी मैंने हटाया नहीं है। वो पापा ने फ़ोन से शूट करा था, फ़ोन पे मैंने उसकी वीडियो एडिट करी थी, फ़ोन पे रिकॉर्ड करा था, फ़ोन पे बीट मिक्स मास्टर ये सारी चीज़ें करी थी। और उस गाने की भाई मेन लाइन थी कि मैं वक्त में जाना चाहूँ आगे जैसे साल 3-4, मेरे लोग खड़े हैं आगे, मैं स्टेज रहा चीर फाड़, मैं दे रहा ऑटोग्राफ, रिकॉर्ड पे फ़ोन है लाख, और अब तारों की आंखों से आंखें मिला के मैं कर सकता बात। तो ये 3-4 साल पहले मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी थी कि मैं 3-4 साल वक्त में आगे जाना चाहता हूँ, जब मेरे साथ ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब हो रही हैं। तो उस गाने का नाम था पैराडिक्शन, पैराडॉक्स प्लस प्रिडिक्शन। तो पैराडिक्शन, तो मैंने वो प्रिडिक्ट करा था। तो मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो भाई मेरे ना हर आर्टिस्ट के ड्रीम कोलैब्स होते हैं यार, तो मेरे सिर्फ 5 ड्रीम कोलैब हैं। मेरे को ना इंटरनेशनल वाला कोई ऐसा ड्रीम कोलैब है, कोई ऐसे कि भाई करना ही करना है, कि मेहनत उस लिए करे जाए। मैं मेहनत हमेशा कभी सोचा है कि कभी ऐसे कोलैब करना है, तो 5 लोगों के लिए सोचा था जो मेरे मतलब बहुत करीब हैं, पूरे इंडिया के बहुत करीब हैं। माफिया मुंडीर, ठीक है, वही हनी पाजी, बादशाह पाजी, रफ्तार पाजी, गोलू पाजी और इक्का पाजी, है ना। ये 5 लोग हैं जो मेरे बिल्कुल हमेशा से आइडल रहेंगे, और उनके लिए कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज हो सकता, चाहे उनका पर्सनल कुछ भी चलता रहे, चाहे लोगों के बीच चलता रहे, चाहे कुछ कंट्रोवर्सी हो, चाहे कुछ बढ़िया चीज़ हो। मेरे लिए वो चीज़ मैं उन अलग नज़रिए से देखता हूँ, कि मैंने सीखा है वहाँ से ये वाली चीज़ें सिर्फ सुन के, जैसे एकलव्य देख के सीखा था एकलव्य में, तो मैंने सिर्फ सुन के सीखा है। तो अभी सबसे बात होती है, उसके लिए सबसे ग्रेटफुल हूँ। कभी कुछ लगता है, कुछ पूछना है, तो मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ उनमें से, और वो बहुत छोटे भाई की तरह बताते हैं कि ये ऐसे कर, ये कर, और चिंता मत कर। सबसे ज्यादा स्वीट और ख्याल कौन रखते हैं? जैसे मान लो आपने टेक्स्ट किया, इंस्टेंटली रिप्लाई आ जाना, एकदम अच्छे से मतलब छोटे भाई की तरह रखना, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आप? नहीं, सब इक्वली करते ये हैं। का नाम नहीं लेगा अभी, देखिए। मेरा कंट्रोवर्सी से मैं दूर अच्छा रहता हूँ। चल, तेरे लिए इजी कर देते हैं। जैसे मान ले अभी तेरे साथ कुछ हुआ, जिसके बाद तेरे को मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज पूछनी थी, तो किससे पूछेगा? मतलब मैं अब जैसे कुछ बिजनेस का होता है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हनी पाजी, बादशाह बाजी और रफ्तार भैया से पूछूं, ठीक है। मतलब जिनसे भी मेरे को लगता है कि बहुत बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार ये वाली चीज़ मेरे को इनसे पूछनी चाहिए, ठीक है। और आर्ट के फॉर्म में कभी कला के लिए लगता है ना कि ये वाली चीज़ है ऐसे करके, तो मैं गोलू भैया को बहुत वो करता हूँ, एडमायर करता हूँ आर्ट के लिए। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, ठीक है। वो सबसे पहले मैं मिला भी उनसे ही था, इन 5 में से सबसे पहले उनसे मिला था, उनसे काफ़ी कुछ सीखा। इक्का भी ऐसे भी बात होती, मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती कि ऐसे कि कोई मतलब ये चीज़ मैं दिल की बातें कर ये लूं। चीज़ फील कर पाऊँ कि कौन ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, कौन ज़्यादा किसके साथ ज़्यादा बॉन्ड है। सबसे बहुत कम मतलब बहुत रेयर मान लो, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बहुत रेयर बातचीत होती है, बट कभी भी होती है तो वो उन्होंने हमेशा ऐसे ट्रीट करा है कि छोटा भाई है। तो अभी आई थी अनिपा जी की कॉल आई थी, उन्होंने नंबर वगैरह मांगा था, तो मैंने मैनिफेस्ट करा था। तो मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि यार अभी बहुत टाइम है, मुझे अभी बहुत मेरे को प्रिपेयर होना है कि इन सब के साथ कोलैब हो पाए और ये वाली चीज़ें। तो मैनिफेस्ट पर करता था, तो वो चीज़ हुई, यूनिवर्स ने सुनी, और सबसे पहले फिर हनी पाजी के साथ। वाह यार,
ठीक है। और कैसा है ट्रैक, कुछ बता यार, हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए सुन के भाई। एक्सपीरियंस भी बताइयो। हाँ हाँ, तो उन्होंने वही है, उन्होंने कॉल वॉल करी, उन्होंने बोला कि ऐसे करके कि कुछ मसाला वसाला पड़ा है तेरे पास तो बताइए। और भाई कितनी बड़ी बात है यार, एक तो होता है कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं तेरे को इसमें फीचर कर रहा हूँ, एक होता है कि तेरे पास क्या है भाई, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हाँ नहीं मतलब वही कि उन्होंने वही है कि वो बात हुई कि ऐसे करके मिलते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास भी चीज़ें हैं तो हम कुछ करते हैं साथ में। और मैं गया, स्टूडियो गया, हम मिले। मिलने के बाद काफ़ी अच्छी वाइब हुई। और एक बार हम ना पहले किसी एक इवेंट पे मिले हुए हैं एक्चुअली, जो उनकी ऐप लॉन्च थी शायद। हाँ, तो उनको वो याद था। तो वही मिलते ही उन्होंने मेरे को थोड़ा एक मोमेंट याद दिलाया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ भाजी, कह रहे देख ले मेरे को याद है। तो मैंने कहा मैं काफ़ी भाई ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। मैं बैठा, मैं मिला, सारी चीज़ें हुई। उन्होंने बहुत सारी बीटें सुनाई और ऐसे ऐसे करके अपना ड्राफ्ट जो भी है जैसे रहा थोड़ा सा सुनाया एक दूसरे को ऐसे करके। फिर उनको एक चीज़ पसंद आ गई और जो तेरे मसाले में से थी। हाँ हाँ, तो एक चीज़ उन्हें पसंद आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने उसका पूरा नैन नक्श चेंज कर दिया उस पूरे गाने का। उन्होंने पूरा सब कुछ मतलब ना फुल मैंने कुछ और करा हुआ था और उन्होंने बिल्कुल ही एकदम ना मस्त चीज़, कुछ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, वो उस तरह बीट उन्होंने बनाई हुई है उस गाने की। प्रॉपर पूरी उन्होंने बीट बनाई है। और मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को गाइड करा कि ऐसे ऐसे करके हम ये इस ट्रैक को इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। फिर हमने करा। फिर वो मतलब एक मंदिर जाते हैं हरिद्वार में, तो उन्होंने मेरे से पूछा चलेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल पाजी चलना है। तो वही था, बाबा का बुलावा था। फिर हम एक दिन मंदिर भी गए थे। और शिव जी का मंदिर था? हाँ, तो अभी यहाँ से वहीं जा रहा हूँ मैं सीधा। हाँ, तो एक बार मतलब ऐसा है कि एक बार कुछ भी अच्छा करने से पहले एक बार मत्था टेक लेना सही है। तो वो पहली बार गया था मैं, तो मेरे को बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन हुई, अंदर से एक अच्छा लगा। तो फिर आज मतलब अभी आज दोबारा जाऊँगा, सारे भाई लोग आएंगे अभी तो जाएंगे। हाँ, तो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को दुबई बुलाया। मतलब वो गाना थोड़ा सा रह रहा था, थोड़ा अटक रहा था। मेरे को एक्चुअली नहीं समझ आ रहा था कि किस तरीके से क्या वो। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू चिल कर, तू नर्वस क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा सा हो गया था नर्वस भाई, अब ऐसे कोई चीज़ होएगी तो नर्वस क्यों हो रहा है, तू आराम से चिल कर। फिर उन्होंने वही है, जब उन्होंने दुबई बुलाया तो भाई मेरा ना माइंड शिफ्ट हुआ यार। मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली ना, मतलब ही इज़ सो जनरस और ही वॉज सो जनरस टू मी, वॉज सो हम्बल एंड काइंड। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। उन्होंने वैसे ट्रीट करा और मतलब उनका ऑरा अलग है। वो मतलब एक मतलब वही है कि ऐसा लगता है ना, जब खुद को ऐसा लगता है यार हम सही आइडल है हमारा, हम सही जने को आइडलाइज कर रहे हैं, हम सही पाथ पे हैं। वो वाली एक फीलिंग आई अंदर से। उन्होंने चीज़ें समझाई, सारी चीज़ें बात करी। फिर उसके बाद ट्रैक हमने कंप्लीट करा और बहुत कुछ हुआ। फिर पर ना उस एक ट्रिप से मेरा इतना माइंड शिफ्ट हुआ, मैं इतना मोटिवेटेड हुआ। मैंने वापस आके सब कुछ मैं वापस लाइन पे बैक ऑन ट्रैक आया और अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी आगे प्लान कर रहा हूँ और हो रही हैं। वेरी ग्रेटफुल और मतलब बस शुक्राना है बाबा का। वाह यार, बढ़िया है भाई, ऐसे ही फोड़ते रहो, ऐसे ही काम करते रहो भाई। बहुत तगड़ा यार। तो दोस्तों खत्म करते हैं वक्त को देखते हुए इस पॉडकास्ट को, बट मजा आ गया पैरा भाई यार आपके साथ। सोचा नहीं था मैं ऐसी बातें करेंगे हम। बढ़िया भाई, बढ़िया। आपको मजा आया? आपको मजा आया? हाँ बिल्कुल भाई ईपी के बाद एक बार दोबारा बैठ, डन। ईपी के बाद ईपी को ही डिकोड करते हैं एक बार। इत्मीनान से बैठ। हाँ, ईपी को ही डिकोड करेंगे। अब वीडियो भी देख लें हम, क्योंकि हंसती रहे तू की वीडियो भी बहुत यूनिक थी भाई। और हमने देखते ही मैंने मैसेज करा पैरा को कि भाई बहुत तगड़ा काम कर दिया ये तो इसकी भी आई एम श्योर कुछ अलग ही आने। उसका वो अननोन लेटर का ऐसा सीन था ना, मैंने बहुत टाइम से ये चाहता था कि कोई एक शॉर्ट फिल्म बने जिसके अलग अलग पार्ट्स हों पर उसमें डायलॉग्स ना हो, उसमें एक्ट हो और वो म्यूजिक वीडियोस हों, बट वो अगर जब हम जोड़ दें उन वीडियोस को तो वो एक शॉर्ट फिल्म बन जाए। तो ये वाला सीन था। तो अननोन लेटर ये चीज़ थी
ऑसम भाई, मज़ा आ गया। तो जनता आप तो भाई इंतज़ार करो बस पैरा की नई ईपी का और नए कोलैबोरेशंस का, और हमें बहुत मज़ा आया पैराडॉक्स के साथ। अगर आप भाई को नहीं सब्सक्राइब करा रखा यूट्यूब पे तो भाई गाने सबसे पहले सुनने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर भाई के चैनल का गोल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और पैरा व्लॉग्स भी करता है, तो व्लॉग चैनल का भी हम लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप सब्सक्राइब कर दो। और अगर इंस्टा पे बाय चांस नहीं कर रहा कोई फॉलो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लो भाई को, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। आप कुछ शुक्राना। कहना चाहते हो जाते जाते? बस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और मेंटल हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। ऑसम भाई, चलो जी, मिलते सी यू, बाय बाय, टेक केयर।